समंदर की गहराइयों से निकले एक अनजान मॉन्स्टर ने एक रात पूरे आइलैंड पर मौत का कहर मचा दिया। फाइटर प्लेन्स हो या इंसान, उसने सब कुछ पल भर में राख कर दिया था। पर आखिर ये तबाही मचाने वाला जीव कौन है और ये समंदर की गहराई से बाहर क्यों आया है, ये जानने के लिए चलो साल 1945 के समय में चलते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंजाम के बिल्कुल करीब थी। इसी दौरान ओडो आइलैंड, जो कि एक छोटा सा जापानीज मिलिट्री बेस है, वहाँ एक फाइटर प्लेन ने लैंड किया जिसे शिकीशिमा नाम का एक पायलट उड़ा रहा था। असल में वो एक कामिकाजे पायलट था जिसका मिशन अपने प्लेन को दुश्मन के जहाज से टकराकर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना था। लेकिन शिकीशिमा ने अपना मिशन पूरा नहीं किया और ओडो आइलैंड पर ही लैंड कर गया, जहां जैसे ही वो अपने प्लेन से नीचे उतरा, उसके सामने बेस का लीड मैकेनिक सोसाकू ताचिबाना आ गया, जो कि एक काफी अनुभवी इंसान था, जिसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तब उसने शिकीशिमा के प्लेन को अच्छे से चेक करने के बाद कहा कि तुम्हारे प्लेन में तो कोई खराबी है ही नहीं। पर ये सुनकर शिकीशिमा थोड़ा सा घबरा गया और मैकेनिक से बचने के लिए दूर समंदर के किनारे जाकर बैठ गया। मगर थोड़ी देर बाद ताचिबाना खुद उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, क्योंकि देश को तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। जब साफ पता है कि जंग का नतीजा क्या निकलने वाला है, तो शान से मरने की बजाय इस बेकार के ऑर्डर को क्यों मानना। पर ये सब बोलकर वो इनडायरेक्टली शिकीशिमा को ये एहसास दिला रहा था कि उसने जिंदा रहने का फैसला करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद शिकीशिमा की नजर समंदर में तैरती हुई कुछ मरी हुई मछलियों पर पड़ी, जो देखकर उसको काफी अजीब लगा, लेकिन फिलहाल उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर उसी रात बेस पर अचानक से खतरे का अलार्म बजने लगा, जिससे सबको लगने लगा कि शायद दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है। लेकिन जब सर्च लाइट को समंदर की ओर घुमाया गया, तो सामने जो मंजर दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था, क्योंकि पानी के अंदर से एक विशाल जीव बाहर निकल आया था, जो किसी डायनासोर जैसा दिख रहा था और वो सीधा उनकी ओर ही आ रहा था। तब वहाँ एक लोकल गार्ड ने उसे देखकर बताया कि ये गॉडजिला है, जो तभी दिखता है जब समंदर में कुछ अनहोनी होती है, और उसी दिन किनारे पर मिली मरी हुई मछलियां इसी बात का इशारा थी। खैर, अब उस विशाल जीव को अपनी तरफ आता देखकर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे, जिसके दौरान मैकेनिक ने शिकीशिमा से कहा कि वो एक फाइटर पायलट है और उसे अपने प्लेन में बैठकर गॉडजिला पर हमला करना चाहिए। तब ये सुनकर शिकीशिमा अपने प्लेन में जाकर बैठ गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर भी थी और गॉडजिला ठीक उसके निशाने पर था। लेकिन गॉडजिला को देखकर उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखने लगा, जिसकी वजह से वो ट्रिगर नहीं दबा पाया। तब शिकीशिमा को इस तरह से डरता हुआ देखकर मैकेनिक और उसके बाकी साथियों ने अपनी बंदूकों से गॉडजिला पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पर उनके इस हमले से गॉडजिला को आग बबूला होने में देर नहीं लगी, जिसके बाद उसने अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो कुछ लोगों को जिंदा ही खा गया और उसने पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। वहीं शिकीशिमा भी डर के मारे अपने प्लेन में ही बैठा हुआ था। पर जब गॉडजिला उसके प्लेन के पास आया, तो शिकीशिमा जल्दी से प्लेन से बाहर कूद गया और अगले ही पल गॉडजिला ने प्लेन को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और शिकीशिमा बेहोश हो गया। अब अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, तो उसने अपने चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखा, जहां हर तरफ बस लाशें पड़ी हुई थी। पर इस पूरी तबाही के बीच एक शिकीशिमा और दूसरा ताचिबाना ही थे जो जिंदा बचे थे। मगर तब ताचिबाना ने शिकीशिमा के पास आकर चिल्लाते हुए उससे कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, यहाँ सब लोग बस इसीलिए मारे गए क्योंकि तुमने गोली नहीं चलाई। मगर शिकीशिमा के पास इस वक्त पछतावे के अलावा इस बात का कोई जवाब नहीं था। खैर, अब कुछ वक्त बीतने के बाद जापान ये जंग हार चुका था, जिसके बाद शिकीशिमा एक ट्रॉप शिप में बैठकर अपने शहर टोक्यो वापस लौट रहा था और ताचिबाना भी उसके साथ ही था। तब ताचिबाना ने उसे उन मरे हुए मैकेनिक्स की फैमिली फोटोज देकर कहा कि इन सबको उनके परिवारों तक पहुंचा देना, और शिकीशिमा ने भी चुपचाप वो तस्वीरें ले ली। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका पूरा मोहल्ला बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो चुका था, यहाँ तक कि उसका घर भी अब मलबा बन चुका था। इस मलबे के बीच उसे अपनी पड़ोसी सुमी को मिली, जो शिकीशिमा को जिंदा देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बदले नफरत थी। तब उसने शिकीशिमा से पूछा कि तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम तो कामिकाजे पायलट थे ना, तुम जैसे कायरों की वजह से ही हम ये जंग हारे हैं, और अगर तुम जैसे लोग अपना काम ठीक से करते तो मरे हुए बच्चे आज जिंदा होते। और ये सब सुनकर शिकीशिमा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। तब शिकीशिमा ने जब उससे अपने माता पिता के बारे में पूछा, तो सुमिको ने बताया
बताया कि वो भी अमेरिकन बमबारी में मारे जा चुके हैं। शिकीशिमा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना परिवार और ना ही इज्जत। कुछ बचा था तो बस उसके कंधों पर अपने जिंदा रहने का बोझ, जिसकी वजह से शिकीशिमा को लगने लग गया था कि उसे उसी आइलैंड पर मर जाना चाहिए था। तो ऐसे ही एक दिन जब अपनी इस टूटी फूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश करते हुए शिकीशिमा मार्केट में बैठकर कुछ खा रहा था तो अचानक वहां शोर मचने लगा। शिकीशिमा ने जब देखा तो पुलिस एक लड़की का पीछा कर रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस लड़की ने उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थमा दी और वहां से भाग गई, जबकि शिकीशिमा ये देखकर हैरान रह गया। मगर जब वो उस बच्ची को लेकर वहां से जाने लगा तो थोड़ी देर बाद नोरिको नाम की वो लड़की वापस आ गई और उसने शिकीशिमा से वो बच्ची वापस ले ली। तब शिकीशिमा उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा, मगर नोरिको और वो बच्ची उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए, जहां नोरिको ने उसे बताया कि उस बच्ची का नाम अकीको है और उसके माता पिता भी बमबारी में मारे गए थे। इसलिए एक तरह से उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि नोरिको का भी इस दुनिया में अपना कोई नहीं बचा। तब शुरुआत में तो शिकीशिमा ने उन्हें सिर्फ एक रात के लिए रुकने दिया, लेकिन धीरे धीरे वो तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। ये एक ऐसा परिवार था जिसे किस्मत ने मिलाया था, जिसके हर एक सदस्य ने जंग में किसी न किसी अपने को खो दिया था। खैर, अब ऐसे ही एक दिन जब शिकीशिमा की पड़ोसी ने उसे नोरिको और उसकी बच्ची के बारे में पूछा तो शिकीशिमा ने उसे सब सच बता दिया, जो सुनकर सुमिको को उस बच्ची पर दया आ गई, इसलिए वो उसकी देखभाल करने में नोरिको की मदद करने लगी। यहाँ तक कि उसने शिकीशिमा को चावल से भरा एक बैग भी दिया ताकि वो उस बच्ची को ठीक से खाना खिला सके। तो अब इसी तरह से एक साल गुजर गया और शिकीशिमा, नोरिको और नन्ही अकीको एक दूजे का सहारा बन गए। धीरे धीरे शिकीशिमा ने अपने उस टूटे हुए घर को भी अब एक आशियाने में बदलना शुरू कर दिया था और अपने इस नए परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने एक काम भी ढूंढ लिया था जो काफी खतरनाक था, लेकिन इसके पैसे भी काफी अच्छे मिल रहे थे। दरअसल उसे एक माइन स्वीपर बोट पर नौकरी मिल गई थी, जहां उसका काम समंदर में बची हुई अनएक्सप्लोडेड माइंस को ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना था। मगर जब उसने ये बात नोरिको को बताई तो नोरिको ने कहा कि ये काम बहुत खतरनाक है, पर शिकीशिमा ने उसको समझाया कि उसके पास अपना पेट भरने का बस यही एक तरीका है। खैर, अब अगले दिन बोट पर शिकीशिमा की मुलाकात 3 लोगों से हुई, जिनमें से पहला था कैप्टन अकित्सु, जो कि एक अनुभवी नाविक था। उनमें से दूसरे का नाम केंजी था, जिसे सब डॉक बुलाते थे क्योंकि वो पहले एक नौसैनिक इंजीनियर था और वो काफी इंटेलिजेंट भी था। और आखिरी सदस्य शीरो नाम का एक नौजवान लड़का था, जिसे सब किड कहकर बुलाते थे क्योंकि उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया था। और ये सब लोग वो लोग थे जो युद्ध में किसी तरह से जिंदा बच गए थे। जिसके बाद सब लोग बोट लेकर समंदर के बीच में आ गए, जहां अकित्सु ने शिकीशिमा को काम से जुड़ी सारी बातें समझाई। मगर रात में जब शिकीशिमा अपने घर में सो रहा था तो उसे ओडो आइलैंड के डरावने सपने आने लगे, जिससे वो नींद से चिल्लाकर उठा, जिसे सुनकर नोरिको उसके पास आ गई। तब शिकीशिमा ने नोरिको को ओडो आइलैंड पर हुई उस भयानक घटना के बारे में बताने के बाद कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं उन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसी वजह से मेरे अंदर अब जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची है। मगर नोरिको के प्यार और सपोर्ट से शिकीशिमा को थोड़ी सी हिम्मत मिली, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो अब अकीको और नोरिको के लिए जीने की कोशिश करेगा। तो अब इसी तरह शिकीशिमा की जिंदगी धीरे धीरे पटड़ी पर आने लगी। उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी और अपने घर को भी काफी हद तक ठीक करवा लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जुलाई 1946 में अमेरिका ने बिकनी अटॉल पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस न्यूक्लियर धमाके से समंदर की गहराई में सोया हुआ गॉडजिला म्यूटेंट हो गया। खैर, वैसे ही एक रात शिकीशिमा के घर पर उसके साथी डिनर करने आए हुए थे और वो सब लोग नोरिको को शिकीशिमा की पत्नी और अकीको को उसकी बेटी समझ रहे थे। लेकिन खाना खाते वक्त जब बात इधर उधर घूमने लगी तो नोरिको ने खुद ही ये साफ कर दिया कि ना तो मैं शिकीशिमा की पत्नी हूँ और ना ही अकीको हमारी बेटी है। मगर तभी अकीको ने शिकीशिमा को पापा कहकर बुलाया, जो सुनकर सब हैरान रह गए। तब शिकीशिमा के दोस्तों ने उसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें नोरिको से शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए, पर शिकीशिमा ने इस पर साफ मना कर दिया। वो अब भी अपने दिल में पुराना गिल्ट और वॉर का बोझ लिए बैठा था, इसलिए शादी और फैमिली का नाम सुनते ही वो चुप हो गया। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद नोरिको को भी गिंजा में जॉब मिल गई और उसने घर लौटकर शिकीशिमा से कहा कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए और जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। और रही बात बच्ची की, तो सुमिको ने खुद ही कहा
था कि वो उसकी पूरी देखभाल करेगी, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये सब बोलते हुए उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनके अलग होने का वक्त आ चुका है। दूसरी ओर अमेरिका के उस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से गॉडजिला पहले से कई गुना बड़ा और भी ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गॉडजिला का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था और वो सीधा टोक्यो की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में उसने कई अमेरिकन जहाजों को भी तबाह कर दिया था। तब अमेरिका ने जापानीज गवर्नमेंट को खबर दी कि एक बड़ा सा जानवर टोक्यो की ओर बढ़ रहा है, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि यूएसएसआर के साथ हमारी टेंशन चल रही है। जिसका मतलब साफ था कि जापान को अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन उनके पास लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि जंग के बाद उनकी मिलिट्री का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था। इधर शिकीशिमा और उसका क्रू अपनी बोट पर माइन स्वीपिंग का काम कर रहे थे, पर तभी उन्हें एक मैसेज मिला। उन्हें ऑर्डर दिया गया कि वो उस गॉडजिला को समंदर में ही रोक कर रखें जब तक कि जापान का एक भारी क्रूजर तकाओ वहां नहीं पहुंच जाता। मगर ये सुनते ही शिकीशिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये वही गॉडजिला है जिसे उसने ओडो आइलैंड पर देखा था। तब जल्दी ही उन्हें समंदर में बिल्कुल वैसी ही हरकत दिखाई दी जैसी उन्हें ओडो आइलैंड पर दिखी थी, यानी कि बहुत सारी गहरे पानी की मरी हुई मछलियां पानी के ऊपर तैर रही थी, जिन्हें देखकर डॉक ने कहा कि ये तो ओडो आइलैंड से भी ज्यादा हैं। मगर इसी बीच पानी में एक तेज हलचल हुई, जिसके बाद गॉडजिला समंदर से बाहर आ गया और उसका आकार देखकर सबके होश उड़ गए। तब कैप्टन ने उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने को कहा, लेकिन समंदर का ये सबसे बड़ा शिकारी उनका पीछा करने लगा, जिससे बचने के लिए क्रू ने अपने पास मौजूद सारे माइंस गॉडजिला पर फेंकने शुरू कर दिए और मशीन गन से भी फायर किया, लेकिन गॉडजिला पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। मगर तभी शिकीशिमा के कहने पर वो लोग गॉडजिला के मुंह में माइन डालने की कोशिश करने लगे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस माइन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला तार ही टूट गया। इसलिए शिकीशिमा ने उस माइन बॉम्ब के ऊपर गोली चलाकर उसको ब्लास्ट कर दिया और इस धमाके से गॉडजिला का मुंह का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया, जो देखकर उन सबको लगा कि उन्होंने गॉडजिला को जख्मी कर दिया है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि गॉडजिला में रीजनरेटिव पावर होने की वजह से उसका जख्म अपने आप ही ठीक हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब गॉडजिला उनके इस हमले से पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, पर उसके उस बोट को तबाह करने से पहले ही वहां पर हैवी क्रूजर तकाओ पहुंच गए। तब तकाओ ने अपने बड़े बड़े कैनन से गॉडजिला पर आग बरसाना शुरू कर दिया, जिससे एक पल को तो लगा कि अब गॉडजिला का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी गॉडजिला ने कुछ ऐसा किया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो समंदर के अंदर चला गया और फिर अचानक से बाहर आकर उसने आर्मी शिप्स को एक ही झटके में नष्ट कर दिया, जिससे शिकीशिमा के क्रू की ये सब देखकर रूह कांप गई और गॉडजिला दहाड़ते हुए सीधा टोक्यो शहर की ओर बढ़ने लगा। खैर, अब कुछ देर बाद शिकीशिमा ने एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया और वापस अपने घर लौट आया। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद गॉडजिला जापान पहुंच गया और उसने सीधा टोक्यो के सबसे मशहूर और भीड़-भाड़ वाले इलाके गिंजा पर ठीक उसी जगह पर हमला किया जहां नोरिको इस वक्त काम कर रही थी। गॉडजिला ने उस पूरे शहर में तबाही मचा दी थी, जिससे अचानक वहां पर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पर नोरिको उस वक्त एक ट्रेन में थी और गॉडजिला ने उस ट्रेन के कोच को अपने दांतों से उठाया और दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही शिकीशिमा को इस हमले के बारे में पता चला, तो वो जल्दी से नोरिको को बचाने के लिए उस शहर में आ गया जहां हर तरफ आग लगी हुई थी, लोग मर रहे थे और बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। तब किस्मत से शिकीशिमा को नोरिको मिल गई, मगर उन दोनों ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी मिलिट्री के कुछ टैंक्स ने गॉडजिला पर फायर करना शुरू कर दिया। मगर ऐसा करना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे हमलों से गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। जिसके बाद गॉडजिला ने फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करना शुरू कर दिया और शिकीशिमा समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। तब उसने नोरिको के साथ वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही नोरिको ने शिकीशिमा को एक गली में धक्का दिया ताकि वो बच जाए और खुद उस ब्लास्ट की रेंज में आ गई। गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ फायर किया था, जिससे एक जोरदार अंधा कर देने वाला धमाका हुआ और पूरा का पूरा शहर एक ही पल में
राख के ढेर में बदल गया। लेकिन जब धूल और धुआं शांत हुआ तो शिकीशिमा उस गली से बाहर निकला जहां दूर दूर तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था और नोरिको वहां कहीं भी नहीं थी। नोरिको उस ब्लास्ट की लहर में कहीं उड़ गई थी और शिकीशिमा के लिए उसकी दुनिया एक बार फिर से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके जीने की आखिरी वजह भी गॉडजिला ने उससे छीन ली थी, जिसकी वजह से अब उसके दिल में डर या पछतावा नहीं बल्कि बदले की आग जलने लगी थी। जबकि गिंजा की तबाही के बाद पूरा जापान सदमे में था, क्योंकि इस हमले में हजारों लोग मारे गए थे। वहीं सब लोग नोरिको की मौत से बहुत दुखी थे, जिसके कारण केंजी ने शिकीशिमा को बताया कि गवर्नमेंट ने गॉडजिला को मारने के लिए उन जैसे लोगों को ही चुना है। जिसके बाद शिकीशिमा और उसके साथी एक मीटिंग में आ गए जहां आर्मी कैप्टन ने सिर्फ उन लोगों को बुलाया था जिन्हें गवर्नमेंट ने गॉडजिला को मारने के लिए चुना था। वहां सभी सेलर्स को एक जगह इकट्ठा करके कैप्टन ने स्पीच देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा हमारी जिंदगी को सस्ता समझा है। सरकार ने हमें बिना आर्मर्स वाले टैंक्स में भेजा, सप्लाई की कमी से हमारे आधे लोग भूखे मर गए, हमें ऐसे फाइटर प्लेन्स दिए गए जिनमें इजेक्शन सीट नहीं थे और आखिर में कामाकाजी हमले भी करवाए। लेकिन इस बार ये लड़ाई मौत के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है और हम इस लड़ाई में ऐसी जीत हासिल करेंगे जिसमें एक भी इंसान को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। तब उनकी ये स्पीच सुनकर वहाँ मौजूद हर एक इंसान में जोश भर गया और वो सब इस मिशन के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक प्लान बनाया कि वो गॉडजिला को समंदर में एक गहरी खाई वाले हिस्से में लेकर जाएंगे। वहां 2 डिस्ट्रॉयर गॉडजिला को दोनों तरफ से केबल से जकड़ लेंगे और फिर वो उसके चारों तरफ फ्रियोन गैस के टैंक्स को फोड़ देंगे। फ्रियोन गैस पानी को हवा देगी, जिससे पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सराउंडिंग वाटर प्रेशर गॉडजिला को 1500 मीटर नीचे समंदर की तह में खींच लेगा। और इतने गहरे पानी में प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो गॉडजिला उस पानी के प्रेशर से ही मर जाएगा। पर अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो उनके पास एक बैकअप प्लान भी तैयार था, जो था एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन। अगर गॉडजिला नीचे नहीं मरता तो वो उसके नीचे बड़े बड़े बैलून्स इन्फ्लूट कर देंगे जो उसे तेजी से ऊपर सरफेस पर ले आएंगे। तब इतनी तेजी से प्रेशर चेंज होने की वजह से उसके शरीर में डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, जैसा कि डाइवर्स के साथ होता है, और वो मर जाएगा। पर ये प्लान अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक प्लान था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों और उनकी हिम्मत की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर शिकीशिमा का प्लान तो कुछ और ही चल रहा था। नोरिको की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था और अकीको का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। सुमिको जो पहले उससे नफरत करती थी, वो अब अकीको की देखभाल करने लग गई थी और उसने ये मान लिया था कि शिकीशिमा की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। शिकीशिमा हर हाल में गॉडजिला को मारना चाहता था और इसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार था, जिसके लिए वो एक प्लेन में बारूद भरकर सीधा उसे गॉडजिला के मुंह में घुसा देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि गॉडजिला बाहर से भले कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर अंदर से वो कमजोर जरूर है, क्योंकि पहले भी उसने उसके मुंह में एक माइन से हमला कर कर देख रखा था। पर अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे एक खास प्लेन की जरूरत थी, जो शायद जापान में एक ही बचा था। उस प्लेन को ठीक करने के लिए उसे एक ऐसे मैकेनिक की जरूरत थी जो बहुत बेहतरीन हो, और वो शख्स था ताचिबाना। ओडो आइलैंड पर हुए उस हादसे के बाद ये पहली बार था जब शिकीशिमा ने ताचिबाना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ताचिबाना का ठिकाना नहीं मिल पाया। इसलिए उसने एक तरकीब सोची और हर मुमकिन एड्रेस पर लेटर भेजना शुरू कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई एक खत सही इंसान तक पहुंच जाए। पर ऐसे ही एक दिन अचानक शिकीशिमा पर किसी ने हमला करके उसे बेहोश कर दिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने ताचिबाना खड़ा था, क्योंकि ये हमला खुद ताचिबाना ने ही किया था ताकि वो शिकीशिमा को अपने साथ अपने घर ले जा सके। पर वहां पहुंचकर पता चला कि ताचिबाना उन लेटर्स की वजह से गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि शिकीशिमा ने हर लेटर में बस एक ही बात लिखी थी कि ओडो आइलैंड पर हुई उन मौतों के जिम्मेदार तुम ही हो। शिकीशिमा ने ये लाइन जानबूझकर लिखी थी ताकि ताचिबाना का गुस्सा उस पर हावी हो जाए और वो खुद शिकीशिमा को ढूंढता हुआ उसके पास चला आए। खैर, ताचिबाना का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था, लेकिन शिकीशिमा ने उसे शांत करते हुए कहा कि वो यहाँ ओडो आइलैंड पर हुई गलती को सुधारने आया है। जिसके बाद उसने ताचिबाना को वो फाइटर प्लेन दिखाया और अपना प्लान समझाते हुए बताया कि वो इस फाइटर प्लेन को गॉडजिला के खिलाफ एक सुसाइड मिशन में इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए ताचिबाना को इस प्लेन को मॉडिफाई करना होगा। तब पहले तो ताचिबाना ने उसे खूब सुनाया, लेकिन बाद में वो शिकीशिमा की मदद करने के लिए मान गया। लेकिन जैसे जैसे ताचिबाना उस
प्लेन पर काम करता गया उसका मन शिकीशिमा के लिए बदलने लगा, क्योंकि उसे हर रोज उसके चेहरे पर उसके अंदर का दर्द महसूस होता था। और आखिरकार ऑपरेशन से ठीक पहले उसने शिकीशिमा से कहा कि अपने पछतावे को अब पीछे छोड़ दो और जीने की कोशिश करो। जिसके साथ ही उसने उस प्लेन में इजेक्शन सीट भी इंस्टॉल कर दी थी, जो उस दौर के जापानीज फाइटर्स प्लेन में बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि शिकीशिमा न सिर्फ इस लड़ाई को जीते बल्कि जिंदा भी बच जाए। खैर, अब कुछ दिनों के बाद वो दिन आ ही गया जब सभी शिप्स ने सागामी बे में अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जहां प्लान के हिसाब से गॉडजिला को बे के बीच में लाना था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने शिकीशिमा को दी थी, जो अपने फाइटर प्लेन में उड़ान भर चुका था। लेकिन गॉडजिला उनके अंदाजे से पहले ही वहां पर आ गया, जिसकी वजह से मिशन को फौरन ही शुरू करना पड़ा। तब दोनों डिस्ट्रॉयर ने गॉडजिला को अपने केबल से जकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचने लगे, जिसके बाद डॉक के ऑर्डर पर फ्रियोन टैंक्स को पानी में फोड़ दिया गया, जिससे पानी में एक जबरदस्त हलचल हुई और गॉडजिला नीचे डूबने लगा। जिससे एक पल के लिए तो उन सबको लगा कि उनका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन गॉडजिला उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। गॉडजिला ने गुस्से में आकर दोनों केबल्स को तोड़ दिया और वापस सरफेस पर आ गया, जिसका मतलब था कि प्लान ए फेल हो चुका है और अब बारी थी प्लान बी की, जिससे गॉडजिला के नीचे बड़े बड़े बैलून इन्फ्लेट किए गए ताकि वो तेजी से ऊपर आ जाए। लेकिन गॉडजिला ने उन बैलून्स को भी फोड़ दिया, जिससे प्लान बी भी नाकाम हो गया और सबकी उम्मीदें टूटने लगी। मगर तभी पानी में बहुत सारी टग बोट्स आ गई, जिन्हें शीरो लीड कर रहा था। ये वही लड़का था जिसे डॉक ने ये कहकर मिशन पर आने से मना कर दिया था कि ये जंग पुरानी पीढ़ी की है और नई पीढ़ी को भविष्य के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन शीरो अपने जैसे कई जवान लड़कों को लेकर वहां पहुंच चुका था, जिन्होंने अपनी बोट से गॉडजिला को घेर कर अपने केबल से जकड़ लिया और उनकी मिलीजुली ताकत के आगे गॉडजिला बेबस हो गया। उस वक्त शिकीशिमा भी अपने प्लेन में बारूद के साथ आखिरी हमले के लिए तैयार था और ये उसके पास अपने देश को बचाने और अपने पछतावे को मिटाने का आखिरी मौका था। तब उसने अपने प्लेन का रुख सीधा गॉडजिला की ओर कर लिया और गॉडजिला ने भी उसे देख लिया था। और जब गॉडजिला उसे तबाह करने के लिए अपना मुंह खोलकर एटॉमिक ब्रेथ को फायर करने वाला था, ठीक उसी पल शिकीशिमा ने अपने प्लेन को सीधा उसके खुले हुए मुंह के अंदर घुसा दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि शिकीशिमा का प्लेन गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट गया था। और इसकी वजह से गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी की वजह से उसके अपने जिस्म में ही आग लग गई, जिससे पहले उसका सर फटा और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गिरने लगी। तब वहां मौजूद लोगों की आंखों में शिकीशिमा के मरने की वजह से आंसू भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर गॉडजिला को हराने का सुकून भी था। लेकिन तभी आसमान में उन सबको एक पैराशूट दिखाई दिया, जो कि शिकीशिमा ही था। ताचिबाना की लगाई हुई इजेक्शन सीट ने आखिरकार अपना काम कर दिया और शिकीशिमा ने ट्रिगर दबाने से ठीक पहले खुद को इजेक्ट कर लिया था। तब शिकीशिमा को देखते ही सब लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गॉडजिला को हराया था बल्कि अपने साथी को भी जिंदा बचा लिया था। लेकिन शिकीशिमा जब लड़ाई जीतकर किनारे पर लौटा तो उसकी पड़ोसी सुमिको दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया। पर उस लेटर को पढ़ते ही शिकीशिमा ने अकीको को गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल की ओर भागने लगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल के कमरे के अंदर बेड पर नोरिको लेटी हुई थी, जो अब भी जिंदा थी। उस धमाके में वो बहुत बुरी तरह से जख्मी जरूर हुई थी, लेकिन वो बच गई थी। और शिकीशिमा ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तब नोरिको ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी जंग अब खत्म हुई? और शिकीशिमा ने रोते हुए हाँ में अपना सर हिलाया, क्योंकि आखिरकार शिकीशिमा ने अपने अंदर के पछतावे को हरा दिया था। वो अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आजाद था, अपने उस परिवार के साथ जिसे उसने खुद बनाया था। वहीं दूसरी ओर समंदर की गहराई में गॉडजिला के मांस का एक टुकड़ा अब भी पड़ा हुआ था, जिसमें धीरे धीरे हलचल होने लगी और फिर वो रीजनरेट होने लगा। पर अब सवाल ये है कि क्या गॉडजिला फिर से वापस आएगा? क्या शिकीशिमा की ये जंग सच में खत्म हो गई है या फिर ये बस एक नई तबाही की शुरुआत है? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।